ग्रो ऐप में आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हो, यह हम इस वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे आप चार्ट पर प्लॉट कर सकते हो। इसी के साथ साथ इधर जो भी आपको टूल्स नजर आ रहे हैं उनको कैसे आप यूज कर सकते हो। मैं अपने ट्रेडिंग करते समय कौन से मूविंग एवरेजेस या इंडिकेटर यूज करता हूं और कैसे यूज करके उस पर मैं डिसीजन लेता हूं, वो भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस करते नहीं आता है, तो पूरा स्क्रैच से मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो मैं चैप्टर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको चाहिए तो आप किसी स्पेसिफिक पार्ट पर जा सकते हो और वीडियो पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट मिस हो जाता है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। अभी मैं आपको यह बताता हूं कि ये टेक्निकल एनालिसिस पहले तो होता क्या है। अब दोस्तों दो तरीके की चीजें कर सकते हैं अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आपका ये सारा चीज आ जाता है जिसमें कंपनी के जो भी फाइनेंशियल्स होते हैं, जो भी कंपनी से रिलेटेड मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं या जो भी माइक्रो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे इंडिया की इकोनॉमी कैसे कर रही है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में फिलहाल क्या चल रहा है, तो ये कंपनी उस सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रही है अपने कॉम्पिटिटर से, उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, कंपनी क्या रेट से ग्रो कर पा रही है, ये सब चीजें आ जाती है फंडामेंटल में। और फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये सिखाता है कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक या कौन से पर्टिकुलर शेयर में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है या उसको कंसिडर करना है। बट ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये आपको ये बताता है कि आप कब उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर सकते हो। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा कि 7000 स्टॉक्स में से कौन से कंपनीज आपको चूज करनी है, और टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर कब होना है या उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना कब शुरू करना है या कब उसको बेच देना है। तो ये हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो जितनी भी चीजें टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड है वो सारी की सारी आपको चार्ट के अंदर ही देखने के लिए मिलेगी। मोस्टली 95% जो चीजें होती है वो चार्ट के ऊपर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब जो भी मैं चीजें आपको बताने वाला हूं ये आप जहां पर भी चाहो वहां यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में ही, इंडेक्स में ही, कमोडिटीज में ही, दुनिया का कोई भी चार्ट हो, आपको ये सारी चीजें जो है वो सेम ही देखने के लिए मिलेगी। तो जो भी है, हम सबसे पहले एक पर्टिकुलर स्टॉक एग्जांपल के लिए मैं उसका चार्ट ओपन कर देता हूं। अब फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर स्क्रीन को मैं लैंडस्केप पर शिफ्ट कर देता हूं, ये बटन, ताकि आपको जो व्यू है वो थोड़ा बेटर मिल सके और मुझे भी एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ी ज्यादा जगह मिल सके। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आपको काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल रही होगी। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है कि ये जो टाइम फ्रेम है वो आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपको स्क्रीन पर जो भी कैंडल नजर आ रही है, तो ये जो भी कैंडल आपको बनते हुए नजर आ रही है, ये एक कैंडल कितने टाइम में बननी चाहिए वो आप यहां से चूज कर सकते हो। जैसे मैंने डेली वाला चार्ट इधर लगा कर रखा है, तो इधर आपको डी यानी कि डेली टाइम फ्रेम का जो है वो ये चार्ट मैंने लगा कर रखा है। और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स मिल जाएंगे। जो भी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करोगे, इसका मतलब ये है कि एक कैंडल जो आपको उस चार्ट में दिखेगी वो उतने पर्टिकुलर समय में बनी है। जैसे अगर मैं डेली के जगह पर वीकली में क्लिक करता हूं तो इसका मतलब ये जो एक कैंडल बनी है ये एक हफ्ते में बनी है। तो इस हिसाब से आपको ये जो कैंडल स्टिक है वो चूज करनी है। अब सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक आपको वाई एक्सिस मिलती है और एक आपको एक्स एक्सिस मिलती है। अब राइट साइड में जो आपको वाई एक्सिस है वो आपको प्राइस बताएगी कि पर्टिकुलर इस शेयर का प्राइस कितना है, और नीचे जो भी आपको इधर टाइम फ्रेम है वो देखने के लिए मिलेगा कि किस पर्टिकुलर डेट पर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या मोमेंटम दिया था। अगर वीकली है तो आपको ये महीने जो है वो और जूम करोगे तो एक एक कैंडल देखने के लिए मिलेगी, और अगर आप इसको डेली पर शिफ्ट करते हो वापस से, तो डेली में आपको उस पर्टिकुलर डेट पर क्या क्या प्राइस मोमेंटम आया था वो आप चेकआउट कर सकते हो। और जैसे जैसे और छोटा करते जाओगे आपको ये जो एक्स एक्सिस है उसमें और थोड़ा जो टाइम है वो और बेहतर समझ में आएगा। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको मैक्स टू मैक्स 15 मिनट की ही कैंडल देखनी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो उससे नीचे की कैंडल अभी फिलहाल के लिए आपको टच नहीं करनी है, क्योंकि जितनी छोटी आप टाइम फ्रेम चूज करोगे उसमें उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है और मार्केट में मैनिपुलेशन छोटे टाइम फ्रेम्स में लाना काफी ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू जितनी भी बड़ी टाइम फ्रेम्स होती है। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं तो बोलूंगा कि आप
डेली और वीकली टाइम फ्रेम में ही काम करिए, उसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसमें जो स्टॉप लॉस हंटिंग भी है वो भी कराना काफी मुश्किल होता है, जो भी ऑपरेटर होते हैं, जो भी बड़े बड़े फंड्स होते हैं उनको। इसलिए मैं आपको बोलूंगा जितनी ज्यादा बड़ी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो एनालिसिस के लिए वो आपको यूज करनी है। चाहे फिर एंट्री आप थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में भी प्लान करोगे तो भी चलेगा, बट जो भी एनालिसिस है हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से आपको शुरू करना है और फिर धीरे धीरे आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। इसका हम अभी डेमो भी देखने वाले हैं कि जो मैं आपको बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। घबराइए मत अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस खुद से फाइंड नहीं करने आया तो मैं आपको एक इंडिकेटर भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप उसको ऑटोमेटिकली भी ढूंढ पाओगे। पर पहले हम ये समझते हैं कि उसे मैन्युअली कैसे किया जाता है, क्योंकि मैन्युअली फाइंड करना अगर आप एक बार सीख जाते हो तो आपको किसी इंडिकेटर पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स आप देख रहे हो उसमें से मोस्टली सारे इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर से मेरा मतलब क्या है? इसका मतलब कि जब प्राइस बन जाती है उसके बाद वो इंडिकेटर बनता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जिस हिसाब से इंडिकेटर बन रहा है उस हिसाब से प्राइस चल रही है, नहीं, पहले प्राइस बनती है और उस प्राइसेस के बेसिस पे कैलकुलेशन होने के बाद आपको इंडिकेटर में डेटा शो होता है। तो मतलब ऑलरेडी जो प्राइस कर चुका है वही आपको इंडिकेटर में दिखाई देगा। तो मोस्टली जो भी इंडिकेटर होते हैं वो सारे लैगिंग ही इंडिकेटर्स होते हैं और जो पहले बनते हैं उनको हम लीडिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं। बट लीडिंग इंडिकेटर्स आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे और मोस्टली जो भी इंडिकेटर्स है वो लैगिंग इंडिकेटर्स ही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लैगिंग इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स को भी आप यूज कर सकते हो, बस उसको यूज करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको ये बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब ये मैंने डेली का टाइम फ्रेम है तो इसको मैं पहले तो वीकली में शिफ्ट कर लेता हूं। तो वीकली में आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको ये देखना है रेजिस्टेंस मतलब क्या। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी एक लेवल है उस लेवल के ऊपर जाने में अगर किसी भी प्राइस को दिक्कत आ रही है, ऊपर जाने के ऊपर की तरफ तोड़ने को अगर कभी भी किसी को दिक्कत आ रही है, मतलब वो जो लेवल है वो आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। मतलब जिस प्राइस को तोड़कर प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल। और इसी का उल्टा जिस प्राइस को तोड़कर मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ पा रहा वो आपका सपोर्ट हो जाता है। तो बहुत सिंपल चीज है, जिस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और जिस पर्टिकुलर लेवल के नीचे मार्केट गिरकर उसको तोड़कर नीचे नहीं आ पा रहा उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो आपको ये देखना है कि पहले मार्केट फंस कहां पर रहा है। अगर ये अभी आपके सामने ये चार्ट मैंने ओपन कर रखा है तो आपको क्लियरली देखने के लिए मिलेगा कि ये जो 2000 का लेवल है वहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक बार यहां पर, एक बार इधर और एक बार इधर, तो 3 टाइम मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पर फंसा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2000 का लेवल है ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2000 का इधर रेजिस्टेंस हो, कभी कभी मार्केट ऐसा थोड़ा ऊपर जाकर भी नीचे गिर जाता है, तो वो भी होता है। इसको हम बोलते हैं बुल ट्रैप। अब ये जनरली लोगों को ट्रैप करने के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि 2000 का आपका रेजिस्टेंस का लेवल है तो एग्जैक्टली 2000 से ही मार्केट गिरेगा, नहीं, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हमेशा कर सकता है, क्योंकि मार्केट को नहीं पता है कि आपने किस लेवल पर इधर ड्राइंग करके रखी है। ये जो ड्राइंग आप जो भी कर रहे हो ये मार्केट को नहीं पता है, ये प्राइस को नहीं पता है, तो प्राइस उसको कभी भी फॉलो नहीं करेगा। प्राइस हमेशा डिमांड और सप्लाई को फॉलो करेगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो करेगा, बट उसमें 5-10% का ऊपर नीचे भी हो सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर जाकर ये वापस नीचे नहीं आ सकता या एक बार तोड़ दिया तो ऊपर ही भागेगा। तो आपको ना ये देखना पड़ता है कि रेजिस्टेंस अगर आपने एक बार प्लॉट कर लिया, अगर मार्केट उसके ऊपर निकल रहा है तो उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है वो भी आपको चेक करना है। तो अभी हमने जैसे रेजिस्टेंस के लिए देख लिया, अभी हम देखते हैं इसी पर्टिकुलर इसमें कि हमें कुछ सपोर्ट दिखता है या नहीं। तो उसके लिए मैं इसको 1 आवर के इस पे शिफ्ट कर देता हूँ। अभी 1 आवर पे मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो आप इधर देखोगे तो एक चीज़ आपको इस पर्टिकुलर लेवल पर दिखाई देगी। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी आप इधर देखिए, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर कहीं पर एक बार देखने के लिए मिलेगा, दूसरा है इधर मार्केट सपोर्ट लिया, फिर तीसरा इधर मार्केट सपोर्ट लिया और चौथा इधर लिया और पांचवा इधर लिया और फिर छठवें बार में उसको तोड़ा है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि चीज़ें ड्राइंग टूल्स कैसे आपको यूज़ करना है, तो आपको मैं और बेटर तरीके से समझा पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर जो बटन है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या हॉरिजॉन्टल रे है, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर लीजिए। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर रहा हूँ और जाकर अपनी जो भी लेवल है ना उसके ऊपर जाकर क्लिक कर दूंगा। अभी मैं इधर जो भी मेरा लेवल है क्लोज टू 1595 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके एक बार टच कर दूंगा। जैसे ही टच करूंगा
ना आपके सामने एक ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी। तो ये मेरी लाइन आ चुकी है सपोर्ट की। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर दिखाई दे। चलिए इस पर्टिकुलर अगर मैं पॉइंट को कंसिडर ना भी करूँ तो 1 2 इधर 3 और एक कैंडल आप देखोगे इधर से बाउंस हुई है जो ग्रीन कलर की है 4। तो ऐसे 4 जगहों पर मार्केट इधर फंसा था और फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर उसने ब्रेक डाउन दिया है। तो जहां से मार्केट बार बार उछल रहा था उसको हम बोलते हैं सपोर्ट जोन, और जहां से मार्केट बार बार नीचे गिर रहा था उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। तो ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस की लेवल और ये हो गई आपकी सपोर्ट की लेवल। और जब मार्केट ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंस जाता है तो उसको हम बोलते हैं मार्केट हो गया है साइडवेज। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं मार्केट हो गया है हम साइडवेज। तो जब भी ऐसा साइडवेज मार्केट होता है और बहुत बड़ी रेंज होती है, अगर आप देखोगे तो 1600 रुपए से लेकर तो 2000 की रेंज है, मतलब 400 रुपए की रेंज है। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक जो है वो थोड़ा बुलिश नजर आता है तो आप सपोर्ट के पास खरीद सकते हो, और जब ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है तो आप उसको बेच सकते हो। तो ये आप टाइप ऑफ जो है वो रेंज बाउंड मार्केट में भी सपोर्ट पर बाय कर सकते हो, रेजिस्टेंस पर सेल कर सकते हो। ये चीज आप करके ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी मैंने जैसे आपको बोला था कि मार्केट को नहीं पता है कि आपने कहां पर लाइन ड्रॉ करके रखी है, तो वो थोड़ा नीचे जाता है, इधर लोगों से सेल करवाता है और तुरंत ऊपर जाकर बंद हो जाता है, और यहां से पूरा रिवर्स खींच लिया जाता है और सीधा जाकर अपने टॉप वाला जो भी जोन था इसका रेजिस्टेंस का सीधा एक लाइन में उधर चला जाता है। तो इसको बोलते हैं बियर ट्रैप। और सेम चीज अगर रेजिस्टेंस के लेवल पर थोड़ा ऊपर जाकर मार्केट को तेजी से नीचे लेकर आया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बुल ट्रैप। तो ये ऐसी जो चीजें हैं जो ट्रैप करने की, वो आपको बहुत जगह ऊपर नजर आएगी, और अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे होता है तो आपको जरूर से इधर ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि जब भी ये वाला सेटअप बनता है ना, जो सपोर्ट को तोड़कर तुरंत मार्केट 1 से 2 दिनों में अपने रेंज में वापस आ जाता है, तो उसके बाद आपको जो अपसाइड का मोमेंटम है ना वो काफ़ी फास्ट देखने के लिए मिलेगा। जब भी कोई भी ट्रैप का सेटअप बनता है उसके बाद मोमेंटम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट आता है। तो हमने 2 चीज़ें सीख ली, रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं और सपोर्ट कैसे बनाते हैं। अभी आपको क्या करना है, ये सेम चीज़ जो है, अभी एक और चीज़ मैं आपको अगर बताऊँ इधर, तो आप देखो कि ये जो आपकी लाइन थी, तो आपको नजर आएगा कि जब ये जो सपोर्ट की लाइन थी, जो इधर पहले मार्केट सपोर्ट ले रहा था, जब इसको तोड़ा इसके बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा था। मार्केट इसको एक बार छुआ, 2 बार छुआ और फिर तीसरी बार में आज के दिन जो है वो ब्रेकआउट आया है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी पहले लेवल एज अ सपोर्ट रहता है और वो एक बार अगर टूट जाता है तो फिर वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और जो लेवल एज अ रेजिस्टेंस होता है, जो कि अगर मैं आपको इधर बताऊँ तो इधर आप देखिए कि इसके नीचे मार्केट आया, यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर, जो आपको मैं जूम करके भी बताता हूँ थोड़ा, तो इस पॉइंट पर देखिए मार्केट इधर फंसा, थोड़ा नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर इधर आने के बाद उसने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट फॉल्स हुआ और फिर बहुत ही तेज़ी से मार्केट नीचे आया। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद टिकता नहीं है और तेज़ी से अपने जोन के अंदर वापस आ जाता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, और वही इधर हुआ। इसके बाद इधर वो फिर से फंसा। तो जब मार्केट ने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम मिला, बट ये जो आपकी पहले जो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, ये जो लाइन, वही यहाँ पर सपोर्ट की जैसे एक्ट कर रही थी। अब ये जो लाइन है जो मैं बोलने वाला हूँ, आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए कि वंस अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, एक बार अगर रेजिस्टेंस टूट जाता है और जब मार्केट वापस उस लेवल पर आएगी तो वो एज अ सपोर्ट काम करेगा, और अगर एक बार को सपोर्ट टूट जाता है और मार्केट फिर से अगर वहां पर आती है तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। तो ये आपको मैंने अभी लाइव में बताया है कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काम करता है। एक बार कोई चीज टूट जाती है, टूटने के बाद वो एज अ अपोजिट जो है वो एक्ट करेगी। मतलब पहले जो चीज सपोर्ट थी वो एक बार को टूट गई तो फिर वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। एक बार को जो चीज इधर रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस टूटने के बाद वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। तो ये आपको 90% जो चीज़ें हैं या 90% जो चार्ट्स हैं उसमें ये चीज़ फॉलो होते हुए दिखेंगी, और ये आज भी होती है। ये बेसिक्स ऐसी चीज़ है कि ये आज भी फॉलो होते हैं। बाकी आप कितनी भी चीज़ें नई नई जो आती है, बहुत सारे नए नए कंसेप्ट्स आते हैं, इनमें ना डायनामिक चीज़ें होती रहेगी, पर वो सारी चीज़ों का जो बेस है वो यही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने सीख लिया और उसको मास्टर कर लिया तो आपकी जो चार्ट रीडिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगी। तो ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लिया, और ये जो टूल है वो भी कैसा यूज़ करना है देख लिया। अब इसी के साथ साथ अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है तो वो आप कैसे बनाओगे। तो चलिए अभी एक चार्ट तो हमने देख लिया, एक और चार्ट ढूंढ के मैं आपको उस पर ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। ये चार्ट मेरे सामने, मैंने और एक चार्ट ओपन किया है इधर एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए, और अभी जो मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ इस पर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी बहुत ही सिंपल है।
आपको क्या करना है, हमेशा पहले जो बड़ी टाइम फ्रेम, मैंने डेली की टाइम फ्रेम इधर लगा रखी है, आप चाहो तो वीकली भी यूज़ कर लो। तो जो भी सबसे बड़ी टाइम फ्रेम है उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद आपको देखना है कि जो भी हाईज़ है वो हाई में आपको कुछ रिजम्बलेंस नज़र आ रहा है क्या। अभी मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, तो मुझे देखकर समझ आता है कि कहाँ पर मैं जो है वो लाइंस बना सकता हूँ या सपोर्ट या रेजिस्टेंस तुरंत ढूंढ सकता हूँ। जैसे अब ये मेरे पास चार्ट आ चुका है, मैं तुरंत जाता हूँ अपना ये जो टूल है उस पर क्लिक करता हूँ, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे जो भी मुझे चाहिए वो मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मुझे इस पर्टिकुलर जो लेवल है उधर सपोर्ट नज़र आ रहा है, इस पर मैं जाऊँगा, इस पर एक बार क्लिक करूँगा और आप देखिए इधर कितनी बार इधर से वो उछला है, यहाँ से उछला है, यहाँ से उछला है, यहाँ से उछला है, तो ये एज अ सपोर्ट है। तो एक मुझे लेवल मिल गया सपोर्ट का, और यही सपोर्ट का लेवल आप पहले देखिए इधर एज अ रेजिस्टेंस था, इधर भी एज अ रेजिस्टेंस था, इधर भी एक बार को तोड़ा बट फेल हो गया, फिर वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस था और इधर जाके उसका ब्रेकआउट आया। तो ये जो लेवल है वो कुछ इस तरीके से मैं प्लॉट कर लेता हूँ। अभी मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि मैं इधर से अगर ऐसी करके ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो वो बन सकती है। तो इसके लिए मैं फिर से 1 डे के टाइम फ्रेम में जाऊँगा। 1 डे के टाइम फ्रेम में आने के बाद मैं फील्ड से ये जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा ट्रेंड लाइन, ये जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है इसके ऊपर, और इसके ऊपर आने के बाद सबसे जो टॉप होता है ना वहां पर आपको जाना होता है, वहां पर एक बार क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद आपको खींचना है। खींचने के बाद आपको इस प्रकार से जो है वो एक ट्रेंड लाइन इधर देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसा तो कुछ नहीं है कि ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली ही काम करनी चाहिए, कभी कभी आपको बहुत ही क्लीन ट्रेंड लाइन मिलेगी कि पर्टिकुलरली इसको टच करके फॉल किया, 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 और फिर इधर आपको जो है वो ब्रेकआउट देखने के लिए मिला और एक ही बार में ये निकल गया। तो ये बहुत ही कम बार होता है कि ऐसे एकदम बुकिश आपको देखने के लिए मिले, टच करके गिर रहा है मस्त, कभी कभी इसके ऊपर वो थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पर पहली बार ब्रेकआउट आता है वो फेल होता है, फिर दूसरी बार निकलता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो पॉसिबल होती है। आपको हमेशा एक चीज़ समझनी है स्टॉक मार्केट में कि कभी भी जो भी बुक में वैसे ही काम नहीं होता है। मोस्टली 80% ऑफ द टाइम वैसे काम नहीं होता है, सिर्फ 20% टाइम ही आपको एकदम ये बुक जैसा मिलेगा कि ये आपने ट्रेंड लाइन बना कर रखी थी, उसका ब्रेकआउट आया और स्टॉक निकल गया। इतना सिंपल ट्रेडिंग नहीं होता है, इसमें काफी सारी चीजें होती है जो आपको समय के साथ समझ में आएगी। तो ट्रेंड लाइन आप अगर चाहो तो इस प्रकार से ड्रॉ करते हो, और ये जो नीचे आपको सपोर्ट तो देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको हम ये जो ट्रायंगल पैटर्न है वो भी बोलते हैं। और ट्रायंगल पैटर्न का जब ब्रेकआउट आया तो इसने ऊपर का अपना जो ट्रेंड है वो शुरू कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन से इंडिकेटर यूज करता हूं। अब ये सब तो मैंने कर लिया, अब मैं लगाता हूं अपना जो अभी भी इंडिकेटर जो है वो ऐसे काम करता है, वो है मूविंग एवरेज। तो आपको मूविंग टाइप करना है और आपको ऑप्शन मिलेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर एक बार क्लिक करिए, एक बार क्लिक करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट इधर जो है वो आ जाता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये सेटिंग्स का बटन मिलेगा, और सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इधर कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना जो रेड कलर है उसको यूज करता हूँ, और आपको अगर थिकनेस सेट करनी है तो थिकनेस आप इसके ऊपर क्लिक करके उसको थोड़ा और मोटा कर सकते हो, और फिर आपको जाना है इनपुट्स में और इसको लेंथ के जगह पर लिख देना है 20 और ओके पर क्लिक कर देना है। अब ओके पर जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपको इधर नजर आएगा कि ये जो भी आपने अभी मूविंग एवरेज लगाया है ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि EMA। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी इधर मैंने 20 वाला जो है वो इनपुट दिया है, इसका मतलब क्या कि जो भी 20 दिनों की इस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस थी वो 20 दिनों के प्राइस का एवरेज जो भी निकल के आता है उस हिसाब से ये जो लाल कलर की लाइन आपको दिख रही है वो प्लॉट होती है। मैं फिलहाल के लिए अपने जो पेन का कलर है वो बदल लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो भी आपको इधर दिख रहा है ये रेड कलर की लाइन जो एकदम प्राइस के आसपास चल रही है, ये होती है 20 दिनों के प्राइस का एवरेज। बट क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये सिर्फ मूविंग एवरेज नहीं है, तो इसमें क्या होता है जो भी लेटेस्ट प्राइस होती है ना, मतलब जो भी 17, 18, 19, 20 ये जो 4 लेटेस्ट दिनों की जो प्राइस होगी ना उनको थोड़ा ज्यादा जो है इधर अहमियत या आप बोल सकते हो ज्यादा वेटेज दिया जाता है। इसीलिए EMA कंपेयर टू जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है मुझे ज्यादा एफिशिएंट लगता है, क्योंकि इसमें जो रीसेंट प्राइस होती है ना उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, इसमें सिंपल एवरेज नहीं लिया जाता। तो आप देखोगे भी कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है कभी भी तो आपको नजर आएगा कि 20 मूविंग एवरेज एक एज अ सपोर्ट, या अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड होगा तो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। जैसे आप इधर देखोगे कि ये 20 मूविंग एवरेज को पकड़ पकड़ कर ही चल रहा था। अभी इसमें अगर हम देखें सेम चार्ट है, जब इसके नीचे इसने ब्रेकडाउन दिया तो इसको पकड़ पकड़ कर ही वो नीचे गिर रहा था, इसके ऊपर वो जा नहीं पा रहा था, इसके ऊपर गया फिर नहीं जा पा रहा था। तो कितनी बार उसको टच करके गिरा है आप एक बार चेक करिए बस। तो ये कब होता है, ये मूविंग एवरेज का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको कब मिलेगा? जब मार्केट कोई भी एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तब। जब मार्केट ऐसा चॉपी होता है ना तब आपको ये इतना ज़्यादा जो है वो डेटा नहीं देगा। तो इसलिए हम और एक चार्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है और आप क्लियरली इधर देख सकते हो। अगर मैं जूम करूँ
तो ये जो स्टॉक है जब एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था तो हमेशा इस पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। तो जब भी ये ट्रेंड में रहता है ना और इसका आपको डायरेक्शन देखने के लिए मिलेगा ऊपर की तरफ है, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो एक अच्छे मोमेंटम में, वो स्टॉक जो है वो एक अच्छे मोमेंटम में चल रहा है। और मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा आपको जो है वो ये भी देखने के लिए नहीं मिलेगी कि वॉलेटिलिटी अगर एक बार उसको तोड़ दे तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस खा के इधर ऊपर गया, फिर जब वो डाउन ट्रेंड में आया, जब इसका जो मुंह है वो पूरा नीचे की तरफ मुड़ गया, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितनी बार वो छूकर इसको रेजिस्टेंस खाया है। तो इसी तरीके से जो है वो ये पर्टिकुलर 20 मूविंग एवरेज है वो काम करता है। आपको बहुत जगहों पर देखने के लिए मिलेगा और बहुत चार्ट्स में ये रिलेवेंट भी है। बस इसका एक ही चीज़ है कि ये तभी यूज़ आपको करना है जब कोई भी स्टॉक एक पर्टिकुलर ट्रेंड में चल रहा हो। अगर कोई भी स्टॉक साइडवेज पड़ा है तो उसमें ये काम नहीं करता है। बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है अगर आपको कोई भी बुलिश ट्रेड लेना है, हमेशा चेक करना कि वो स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है या 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, वो भी स्पेशली ऐसे डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे, तो उसमें आप बुलिश ट्रेड लेना जो है वो अवॉइड कर सकते हो। अगर कोई आपको बेरिश ट्रेड लेना है और वो स्टॉक ऑलरेडी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो उसमें आप बेरिश ट्रेड लेना अवॉइड कर सकते हो। आपको ये समझना है कि अगर कोई भी स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, मतलब उसकी जो 20 दिनों की प्राइस है वो हमेशा अपने एवरेज के ऊपर है, तो वो स्टॉक बेरिश होने में फिलहाल कोई भी चांसेस या कोई भी सिग्नल नहीं बता रहा है। उसको इस पर्टिकुलर एवरेज को तोड़ने दो, या कोई चार्ट पैटर्न अगर बन रहा है उस हिसाब से फिर आप सेलिंग का डिसीजन ले रहे हो तो बात अलग है। बट अगर आप ऑलरेडी कोई भी जो है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रहा है और उसमें सेलिंग का ये ढूंढ रहे हो, तो वो आपको कभी भी नहीं करना। ट्रेंड के अपोजिट में आपको नहीं जाना, हमेशा ध्यान रखना है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो जो भी ट्रेंड में चल रहा है, जैसे ये बुलिश में है तो इसमें आप बुलिश साइड के ही ट्रेड लो। अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो उसमें आप सेलिंग के ही ट्रेड लो, उसमें आपको बाइंग के ट्रेड नहीं ढूंढने हैं। आपको ट्रेंड रिवर्सल का जो फिलहाल प्रैक्टिस है वो नहीं करना है एज ए बिगिनर। जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कब ट्रेंड चेंज होता है, क्या क्या चीज़ें कन्फर्मेशन मिलती है, उसके बाद आप जो है वो रिवर्स वाले ट्रेड ले सकते हो। जो इसे ये वाला जो पोजीशन था, यहाँ पर आप अगर चाहते तो आपको पता था ये पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस लाइन है, आप इधर एक रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करते। फिर आपको पता था मार्केट यहाँ फंस रहा है तो आप इधर एक सपोर्ट का ड्रॉ करते। तो आपके पास पता था कि ये जो है वो साइडवेज जोन है, इधर आपको ट्रेड नहीं करना है। जब मार्केट इसके ऊपर निकला, ये जो भी लेवल था अगर हम देखें तो अराउंड 1800 का लेवल था, ये वाला जो लेवल था, तो 1800 का लेवल था। जब मार्केट पहली बार निकला, नीचे आया, रीटेस्ट किया, तो आप समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं पर भी बाय कर सकते थे और स्टॉप लॉस आप रखते ये जोन का समवेयर अराउंड थोड़ा नीचे, जहाँ पर भी आपका सपोर्ट वाला या रेजिस्टेंस था। पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ मार्केट फंसा, उसके बाद ऊपर गया, तोड़ा इसको, फिर ये एज ए सपोर्ट एक्ट किया और फिर यहाँ से ये स्टॉक ऊपर निकल गया। फिर आप 20 मूविंग एवरेज को एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके भी इसको होल्ड कर सकते थे और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता। अगर 1:3 1:4 भी मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी मैंने आपको आज के वीडियो में काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें बता दी है कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, कैसे आप जो है वो ट्रेड वगैरह लेते समय कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। अब अगर आपको खुद से नहीं भी आता है तो ग्रो में आपको एक चीज़ मिलती है, जैसे आप कोई भी स्टॉक जो है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, नाम सर्च करिए, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद ना आपको ये इधर टेक्निकल्स नाम का एक बटन मिलता है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर समरी नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, बट ये जो भी है ये 1 डे के हिसाब से होता है। तो अगर आप उसके नीचे के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करने जाओगे ना तो फिर ये डेटा इतना ज़्यादा आपके लिए रिलेवेंट नहीं रहेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप खुद सीखिए कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह काम करता है, कैसे आप प्लॉट कर सकते हो और फिर उसके बाद आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद जो आपको लेवल्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है कि छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत जल्दी शिफ्ट होता है। तो आप ये डेटा देखोगे, एक दिन पुराना डेटा है, उसके ऊपर ट्रेड करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए आपको ये वाला जो डेटा है वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज करना है। इसमें क्या है कि बहुत सारे जो इंडिकेटर्स है वो मिलाकर 9 इंडिकेटर पर्टिकुलरली इस चार्ट को भी बेयरिश बता रहे हैं, 2 इंडिकेटर न्यूट्रल बता रहे हैं और 2 इंडिकेटर बुलिश बता रहे हैं। और जो मैंने आपको मेथड बताई उसमें 1 डे में मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी स्टॉक अगर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो वो ऑलरेडी बेयरिश चल रहा है। तो हमें इधर देखकर ही, जैसे ही मैंने चार्ट खोला, इधर मुझे देखकर ही पता चल रहा था कि स्टॉक जो पहले 20 मूविंग एवरेज को चल के ऊपर जाता था, जब से इसने तोड़ा है इसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो क्या मैं इसमें अभी फिलहाल के लिए बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई भी सेलिंग का ही ट्रेड प्लान करूंगा। मुझे ये टेक्निकल्स देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि कौन सा इंडिकेटर, कितने इंडिकेटर बियरिश बता रहे हैं। 9 इंडिकेटर इधर बियरिश बता रहे, पर मुझे एक ही इंडिकेटर मास्टर करना है। बहुत हो गया तो मैक्स 2 से 3 इंडिकेटर आप यूज करो, उसके ऊपर अगर आप करोगे तो वो खिचड़ी बनेगी। तो एक ही इंडिकेटर काफी होता है आपका ये बनाने के लिए कि
चार्ट पर क्या हो रहा है। तो क्लियरली आपको पता है स्टॉक बियरिश चल रहा है। नीचे और इंडिकेटर्स में RSI भी न्यूट्रल है, MACD बियरिश है। अब ये बीटा क्या है, बीटा आपको ये बताता है कि स्टॉक निफ्टी 50 के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो ये जितना 1 के ऊपर होगा उतना ज़्यादा वॉलेटाइल है। मतलब अगर निफ्टी 1% गिरता है तो ये 1.08% गिरता है। ये आपको बीटा जो है वो मोटा मोटी बताता है कि अगर निफ्टी 1% चढ़ेगा तो ये उससे ज़्यादा चढ़ेगा। तो ये आपको उस स्टॉक की वॉलेटिलिटी बताता है कंपेयर टू निफ्टी 50। तो जितना ज़्यादा बीटा रहेगा उतना ज़्यादा वॉलेटाइल वो रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जितना ज़्यादा बीटा है तो उतना ज़्यादा अच्छा स्टॉक है, नहीं, उतना ज़्यादा वॉलेटाइल वो स्टॉक है, उतनी ज़्यादा उसमें प्राइस की मूवमेंट आ सकती है कंपेयर टू जो हमारा बेंचमार्क है। इसके नीचे अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में लेवल्स भी मिल जाएगी। मैंने आपको बताया कि आप रेजिस्टेंस कैसे ढूंढ सकते हो, तो वैसे ही एक पिवोट नाम का इंडिकेटर होता है, तो उस पिवोट की आपको रीडिंग भी इधर मिल जाएगी कि ये जो किस पे रेजिस्टेंस 1 किधर है, रेजिस्टेंस दूसरा किधर है, रेजिस्टेंस तीसरा किधर है, सेम सपोर्ट 1 किधर है, सपोर्ट 2 किधर है, सपोर्ट 3 किधर है, और आपको इधर प्राइस की लेवल मिल जाएगी। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो ये यूज़ करिए, आपको अगर खुद से ढूंढकर वो अच्छा लगता है तो वो यूज़ करिए। मुझे पर्टिकुलरली अपने खुद का ही एनालिसिस पसंद आता है, मैं किसी भी ये डेटा पर रिलाई नहीं करता हूँ। तो मूविंग एवरेजेस में आपको 10 डे का कहाँ पर चल रहा है, 20 डे का कहाँ पर चल रहा है, 50 डे का कहाँ पर चल रहा है, 100 डे का कहाँ पर चल रहा है, ये आपको देखना है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक गोल्डन एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर कोई भी स्टॉक डेली के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज के या 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है तो गलती से भी उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मत सोचना, अनटिल एंड अनलेस आपको फंडामेंटल्स पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है कि यहां से ये स्टॉक पलट सकता है और आपको चीजें पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर आप सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे गिर चुका है इसलिए खरीदना चाहते हो और वो स्टॉक अगर अभी भी 200 डेली EMA के नीचे है तो गलती से भी उसमें बाय का ट्रेड मत लेना। कोई भी बुलिश ट्रेड लेना है तो वो स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 200 EMA के ऊपर तो होना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने इनपुट में जाके 20 डाला था, वहां पर आप 200 डालोगे तो वो 200 EMA हो जाएगा। अगर आप उधर 100 डालोगे तो वो 100 EMA हो जाएगा। अगर आप उधर 50 डालोगे तो वो 50 हो जाएगा। तो आप अपने पसंद से जो भी यूज करना चाहते हो वो चेंज करके यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और अगर आप 4 बार मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाओगे तो 4 अलग अलग इंडिकेटर आएंगे। मैं आपको बता भी देता हूँ, मोस्टली मैं अपने इसमें यूज़ भी करता हूँ, बट अभी मैं इधर फ़िलहाल नहीं लगा रहा हूँ। तो इसमें आप जाइए, एक के जगह पे आप 4 लगाइए, कोई इशू नहीं है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, इसके ऊपर मैं और 3 बार क्लिक करूँगा तो 3 बार अलग अलग ही अप्लाई हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हो 4 दिख रहे हैं मुझे, तो इसमें एक 50 का आप लगाइए, फिर एक पे क्लिक करके आप इधर जाकर वापस से सेटिंग में जाके एक 100 का लगाइए, और एक पे जाना है आपको तो एक पे आप 200 का लगाइए। तो आपको ना इधर पता चल जाएगा कि जो भी स्टॉक ऑलरेडी 200 के ऊपर चल रहा है उसमें आप फिर भी बुलिश ट्रेड ले सकते हो। आप देखिए कि ये जो स्टॉक है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया ही नहीं है। ये जो पर्पल लाइन आपको दिख रही है सबसे नीचे, ये है इसका 200 मूविंग एवरेज। स्टॉक का नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, उससे कोई मतलब भी नहीं है, बट आप ये समझिए कि चार्ट आपको क्या बता रहा है कि स्टॉक कभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया है। तो वो कितना ज़्यादा उसने रनअप दिया है आप देखिए। स्टॉक ये 2025 में हुआ करता था समवेयर अराउंड 600 से लेकर तो 1000 के आसपास, और वहाँ से ये स्टॉक सीधा 3400 जाकर आया है। मतलब मोर देन 3 टाइम्स, 3 गुना से भी ज़्यादा हुआ है, और कभी एक बार भी वो 200 मूविंग एवरेज को छूने नहीं आया। तो यही मैं बोल रहा था, अगर उसके नीचे कोई स्टॉक है तो वो आपको नहीं खरीदना है। फिर आप मल्टीपल इसमें भी चेक कर सकते हैं, जैसे अगर हम कोई और भी ले ले, जैसे ये एक स्टॉक मैंने आपके सामने अभी ओपन किया है, तो आप देखिए इसको, इसने भी जब से रनअप शुरू किया है ये कभी 200 मूवी एवरेज के नीचे नहीं आया। यहाँ पर आया था, इस पर्टिकुलर रीजन के नीचे आया था, तो ये तो नो ट्रेड जोन था। जब इसके ऊपर निकले फिर आप कोई भी बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो, उसके ऊपर गया और कभी भी उसके नीचे नहीं आया। देखो यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, इधर भी थोड़े दिन रुका है और अभी तोड़ रहा है, और जब ये तोड़ रहा है तो अभी ये नीचे ही जाने वाला है। ये अभी जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ जाएगा ये फिर से बुलिश ट्रेंड में जो है वो एंटर नहीं करेगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों जो है वो ऐप एनालिसिस कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आई होगी तो एक और चीज होती है जिसका नाम है फिबोनाची, जो अभी भी मार्केट में काफी अच्छे से काम करती है। आप अगर चाहते हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो को दबाकर शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि ये चीज कैसे लगी, ये कोर्स आपको कैसा लगा। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो पे 1000 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।